Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन एंड दिस इज़ दिव्या। और आज हम सब बात करेंगे अपने बायोलॉजी के सिलेबस को लेकर, जो मोस्टली हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारा एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएस हो गया, और हमारा बैंक पीओ हो गया, हमारा यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया। तो मोस्टली जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, इन सबको कवर करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं अपने बायोलॉजी के सिलेबस को। तो बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहला हमारा जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो पहले हम लिख लेते हैं उसको, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स, मतलब ऐसे जीवधारी जिनमें लाइफ होती है, उनको हम ऑर्गेनिज्म में रखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो और चाहे वो हमारे एनिमल्स हो। तो हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो अब आप सब ये बताइए ज़रा कि जीवधारियों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? आप सबने देखा ही होगा, हमारे चारों तरफ हमारा जो समाज है या हमारे जो चारों तरफ वातावरण होता है, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो हमारे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। जैसे बटरफ्लाई को देखा होगा आपने, फूलों पे मंडराती रहती है। हनी बी को देखा होगा आपने, जो हनी कलेक्ट करती है। या हम प्लांट्स को देखते हैं कि कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ बहुत सालों तक रहते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे 2-3 महीनों तक ही रहते हैं। जैसे जो हमारी फसलें होती हैं, जो खेतों में हमारी फसलें होती हैं, जैसे हमारा गेहूँ हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, तो ये जो सब खेतों में फसलें होती हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? मोस्टली 3 से 4 महीने, या कुछ कुछ जो फसलें होती हैं वो 6 महीने तक होती हैं। अब जैसे हमारा मैंगो ट्री हो गया, या हमारा नीम का पेड़ हो गया, या बरगद का पेड़ हो गया, तो ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये कई सालों तक रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सब की स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, या वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सारे प्लांट्स को इकट्ठा एक ही जगह रखकर उनकी स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो ये सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे क्लासिफिकेशन में ये अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो जो एनिमल्स छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं? एक कोशिकीय में रखते हैं। और जो आंखों से दिखाई देते हैं, उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम बहुकोशिकीय में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ये वाला पोर्शन बताया जाएगा, ये टॉपिक समझाया जाएगा, तब उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा कोशिकाएं। कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो जो हमारी सेल होती है, ये जो होती है, ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ होती है, चाहे प्लांट लाइफ हो, चाहे एनिमल लाइफ हो, तो ये जितनी भी हमारी लाइफ होती है, ये हमारी क्या होती है? इसका बेसिक यूनिट हमारा क्या होता है? सेल होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं या जिस घर में बैठे हैं, उस घर को आपने देखा होगा छोटी छोटी ब्रिक्स से, ईंटों से मिलकर बना है। अरे जब बहुत सारी ईंटों को आपस में रखा गया, उनको आपस में जोड़ा गया, तब जाकर एक घर बना। उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी होती है, या प्लांट बॉडी होती है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है किससे मिलकर बनी होती है? हमारी कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसी वजह से जो सेल होती है, सेल को हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और जो हमारी कोशिका होती है, ये हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक
और दूसरी को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यहाँ पर इसके लिए हिंदी के लिए कोई वर्ड नहीं है, इसको हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक को लेकर। तो यहाँ पर प्रो पहले से ही लिखा हुआ। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना। जो सबसे पहली सेल बनी थी वो कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। इसको हम लिख लेते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? एंशिएंट, मतलब प्राचीन। तो जो सबसे पहली हमारी सेल थी, जो प्राचीन सेल थी, उसका नाम क्या था? हमारी प्रोकैरियोटिक। और यहाँ पर एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि कैरियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब तो हमने समझ लिया, प्रिमिटिव, प्राचीन। उसके बाद में जो कैरियॉन्स होता है, यहाँ पर बाद में ऑटिक जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक वर्ड है कैरियॉन्स। कैरियॉन्स का मतलब होता है केंद्रक। जो हमारी सेल होती है, सेल के मिडल में जो एक ऑर्गन्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक होता ही नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वो थ्योरी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक होता है, लेकिन उस बहुत माइन्यूट अवस्था में होता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अवस्था में होता है। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, जिनके थ्रू ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, वो हमारे सब कहाँ होते हैं? केंद्रक में ही पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं सबसे प्राचीन कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक होता है, बहुत माइन्यूट अवस्था में होता है, बहुत कम होता है। इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नीलहरित शैवाल भी बोलते हैं इनको। साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि बैक्टीरिया और शैवाल को हमने प्लांट्स में रखा है। सबसे पहला तो ये याद रखिएगा, जो शैवाल होते हैं इनको हमने प्लांट्स में रखा है, और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एनिमल्स में रखे गए हैं, मोनेरन्स में रखे गए हैं। तो जो नीलहरित शैवाल होते हैं ये बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो ये आप नोट डाल के पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नीलहरित शैवाल होते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक होते हैं, जिनको हम संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी क्या होती है? जब दो स्पीसीज़ के कैरेक्टर किसी एक ऑर्गेनिज्म में या किसी एक एनिमल में दिखाई देते हैं तो उसको हम संयोजक कड़ी कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं अपने यूकैरियोटिक की। तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये वेल डेवलप्ड होती हैं। इनमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हमारा केंद्रक ले लो, चाहे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे गाल्जी बॉडी, मतलब जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सबके सब हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा भी एक कोशिकीय प्राणी ही है, लेकिन क्या होता है इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के साथ में इसके साथ एक एग्जाम्पल और जोड़ देते हैं, हमारा बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस होते हैं जिनकी सेल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, वो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में रख देते हैं। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, और इनमें केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सबके सब इसमें पाए जाते हैं। अमीबा लिख सकते हैं या हम लॉयन लिख सकते हैं, इवन दो हम यहाँ पर ह्यूमन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो भी हमारा यूकैरियोट्स में रखा गया है। ये तो हमारी हो गई सेल की बात। अब हमारा आता है थर्ड जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ को हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। अब ऊतक क्या होते हैं? अब यहाँ पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हो गया सेल। जब बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप बना लेती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसको हम किस में रखते हैं? ऊतक में रखते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना में और कार्य में समान होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो सेल्स विचार, तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं जब साथ में मिल जाती हैं तो हमारा क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ठीक है, ऊतक में ऑर्गन्स ले सकते हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया या हमारा हार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे ऑर्गन्स मिलकर बने होते हैं, किनसे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें कोशिकाओं से मिलकर बन जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है वो हमारा आता है सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो
ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले इनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में हम किसका अध्ययन करते हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया के बाद आ जाते हैं हम वायरस। वायरस जनित रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आ गया, जिसे हम नीलहरी शैवाल बोलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो इन सब का जो अध्ययन होता है, मतलब जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनका अध्ययन जो है वो हम किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो ये हमारा हो गया बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, और जो थर्ड हो गया वो हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया। ये हमारे हो गए 4 टॉपिक। सबसे पहला हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया हमारा सेल, तीसरा हो गया हमारा टिश्यूज़, चौथे हो गए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में 5वां जो है हमारा, वो होता है हमारा प्लांट्स को लेकर। तो जो 5वां है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अब हम डिफाइन कर लेते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी। जो हमारे आवृत बीजी प्लांट्स होते हैं, ये जो जैसे हमारे बाहर गार्डन में प्लांट्स दिख गए, जैसे हमारा मैंगो ट्री हो गया, मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, मतलब जिनमें फल आएंगे, जिनमें फूल आएंगे, वो सारे के सारे प्लांट्स हमारे आवृत बीजी प्लांट्स में रखे गए हैं। और जो हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनावृत बीजी। इन्हें हम अनावृत बीजी और इन्हें हम आवृत बीजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, इनके ऊपर बीज का कवर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीड कवर। तो इनमें सीड कवर होता है, इस वजह से हम इन्हें आवृत बीजी कहते हैं। और इनके जो बीज होते हैं, इनमें सीड का कवर होता ही नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी प्लांट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा मैंगो हो गया और हमारा नीम प्लांट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा मैंगो में भी फ्लावरिंग होती है, नीम में भी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग के बाद इनमें फ्रूटिंग होती है, मतलब मैंगो में जब फ्लावर आता है उसके बाद उसमें फल लगते हैं। और जो हमारा नीम होता है, नीम में भी पहले फ्लावर लगते हैं, उसके बाद में फल आते हैं। लेकिन अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं, इनमें ना तो फ्लावर आते हैं, ना ही इनमें फल बनते हैं। इनमें केवल और केवल क्या होता है? डायरेक्टली बीज का ही निर्माण होता है। इनका जो एग्जाम्पल है वो आपने मोस्ट प्रोबेबली जितने भी जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, पाम हो गया, पाम को हम हिंदी में ताड़ बोलते हैं, तो लिख लेते हैं साइकस, पाइनस और पाम। जो साइकस होता है हमारा काफ़ी लंबे, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, इनका जो स्टेम होता है बहुत लंबा होता है। और इन प्लांट्स का सबसे एक खास कैरेक्टर ये होता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं, ये मिट्टी से वाटर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जिस एरिया में इन प्लांट्स को लगा दिया जाए वो एरिया एकदम ज़ीरोफाइट हो जाता है। ज़ीरोफाइट का मतलब मरूदभिद हो जाता है, मतलब वहाँ पर पानी होता ही नहीं है। वहाँ क्या होता है, जो मिट्टी में ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको ये बहुत कम कर देते हैं, सारा पानी ये खींच लेते हैं। और जो हमारा पाइनस होता है ये हिली एरियाज़ में होता है, जिसको हम चीड़ बोलते हैं। पाइनस को हम हिंदी में चीड़ बोलते हैं। ये हमारा इतना हो गया आवृत बीजी, अनावृत बीजी हो गया। और जो हमारा 6 पोर्शन है उसका नाम है जंतुओं में पोषण। पोषण का मतलब ये है कि जंतु जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो अध्ययन किया जाता है वो पोषण के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस को हम वो क्या बोलते हैं? शाकाहारी। जैसे हमारे क्या हो गए, खरगोश हो गए, बकरी हो गई, गाय हो गई, जो केवल और केवल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, उनको हम शाकाहारी में रखते हैं। दूसरे हो गए हमारे कार्निवोरस। क्या आप सब बता सकते हैं कि कार्निवोरस नाम कहाँ से आया?
हर्बीवोरस। कार्निवोरस नाम कहाँ से आया? कार्निवोरस नाम यहाँ से आया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं जो हमारे मांसाहारी होते हैं, इनका जो कैनाइन दांत होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इस वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। मतलब जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, इनके जो कैनाइन दांत होते हैं, जिनको हम हिंदी में रदनक बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं, मतलब मांसाहारी। और जो हमारे थर्ड हैं, इनको हम बोलते हैं ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वाहारी। अब इस सर्वाहारी में जो है मनुष्य को रखा गया है, कुत्ते को रखा गया है, मतलब जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। तो जो दोनों प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनको किस में रखा गया है? सर्वाहारी में। सर्वाहारी में क्या होता है? ये फ्लैश ईटर भी होते हैं, मतलब मीट वगैरह भी खाते हैं, और क्या होता है इनमें शाकाहारियों वाले कैरेक्टर भी होते हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, डॉग और ह्यूमन। ये तो हो गया हमारा क्या? 5 पोर्शन हो गया हमारा क्या? पोषण। पोषण के बाद हम बात कर लेते हैं मानव कार्यकी की। मानव कार्यकी का मतलब क्या होता है? जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं या हमारे जो शरीर होता है, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी से हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कार्यकी। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, तो उसका जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? फिजियोलॉजी में। कि जैसे वो किस प्रकार से उनका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो किस तरीके से श्वसन क्रिया कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन क्रिया कर रहे हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किस तरीके से अपनी संख्या को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो अध्ययन करेंगे वो हम किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। यहाँ पर केवल पर्टिकुलर हम ह्यूमन को लेकर ही बात नहीं करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों चाहे वो बहुत कोशिकीय हों, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सबकी जो स्टडी होगी कार्यकी की, वो हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब हमारे फिजियोलॉजी तो हो गई, ये हमारी एनिमल फिजियोलॉजी हो गई। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद में बात करेंगे हम अपना प्लांट फिजियोलॉजी की। अब जब एनिमल्स में कार्यक्रिया होती है तो प्लांट में भी होती है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होता है? 2 वेसल्स होती हैं, उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो इनमें अपोजिट प्रक्रिया होती रहती है। जो जाइलम होता है वो पौधे होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक पौधा है, एग्जाम्पल देके समझा दे रही हूँ। इसमें जो ये जड़ें होती हैं हमारी मिट्टी में दबी हुई होती हैं, और मिट्टी में क्या होता है? सॉइल होती है मिट्टी, उसमें पानी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ये जड़ें होती हैं, जड़ों में छोटे छोटी जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। तो जो रूट हेयर्स होती हैं ये क्या करती है? मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है? सीधे सीधे इनमें ऐसे ऐसे सीधे सीधे पाइप होते हैं। इनके थ्रू क्या होता है? ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये पाइप के थ्रू होते हुए प्लांट की पूरी बॉडी में जाते हैं। तो जो प्लांट से पूरी बॉडी में, जो रूट से प्लांट में पूरी बॉडी में जितने भी मिनरल्स और वाइटामिन्स और जितने भी ये वाटर जा रहा है वो किसके थ्रू जाता है? जाइलम के थ्रू जाता है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है ये क्या करता है? मिट्टी से मिनरल्स, वाटर जितना भी अब्जॉर्ब कर पाता है उसको प्लांट की पूरी बॉडी में लेकर जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोएम की। तो जो फ्लोएम होता है, जैसे जो पौधा होता है, प्लांट होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ भी बनाता है, जिसको हम स्टार्च कहते हैं या मंड कहते हैं। जैसे आप आलू खाते हैं, आलू क्या होता है? स्टार्च होता है। चावल खाते हैं, क्या होता है? स्टार्च होता है। जितने भी ये भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे प्लांट्स बनाते हैं, इसको ये क्या होते हैं? हमारे स्टार्च होते हैं। तो जितना भी खाना बनता है जो हमारा बच जाता है पौधों में, वो क्या होता है? फ्लोएम के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मतलब जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों को पूरे प्लांट्स में लेके जाता है, और जो जाइलम होता है वो नीचे से पानी और मिनरल्स को लेकर पूरे प्लांट्स के ऊपर तक जाता है। तो हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में किसको डिफाइन करेंगे? जाइलम और फ्लोएम को। तो यहाँ पर हमारे कितने टॉपिक हो गए? 8 टॉपिक हो गए। प्लांट फिजियोलॉजी में हम किसको बताएंगे?
जाइलम और फ्लोएम को। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स जो वर्ड है वो हमारा जीन से मिलकर बना होता है। तो जीन क्या होता है? जीन हमारा एक डीएनए की यूनिट होती है। डीएनए की यूनिट मतलब एक तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? जेनेटिक्स के थ्रू होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। हिंदी में हम इसे बोलते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हाइट हो गई, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो जो जितने भी ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स में उन्हीं कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं जीन। जीन क्या होता है? एक डीएनए की यूनिट होती है, और ये यूनिट क्या करती है? जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो डीएनए के ऊपर ट्रेवल करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हो गई हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद में हम बात कर लेते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग की, जो हमारा कौन सा है? 10वां टॉपिक है। क्या बोलेंगे हम इसको? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में हम किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि जैसे जो ह्यूमंस होते हैं स्वस्थ कैसे रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, उनका जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है उसमें कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो हमारा डिफेंस सिस्टम बनाती कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे? मानव स्वास्थ्य में करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है, या कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे इन्फेक्शन की वजह से जो ह्यूमन हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं या बॉडी बीमार हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप यही याद रखिएगा कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपना 11 टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लांट्स, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में क्या होता है? जैसे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ हम फर्नीचर बनाने में करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फ्रूट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी प्लांट्स होती हैं जो मतलब इकोनॉमिकली पर्पस से हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन इसमें करेंगे? इकोनॉमिक बॉटनी में करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्लली जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको आज हमने डिस्कस कर लिया है, और कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अपना क्लासिफिकेशन से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वहाँ से हम अपने चैप्टर्स को, या जो हमारा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सारी चीज़ों को हम अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।